हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूनिट सेकंड के लेक्चर फर्स्ट में एसिड बेस एंड बफर के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस किया था। अब लास्ट लेक्चर में डेंटल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंटल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या डेंटल प्रोडक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेंटिफाइसिस के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट में फ्लोराइड का क्या रोल है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के बारे में। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के बाद डिस्कस करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक यूजिनोल सीमेंट के बारे में। बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेंटल प्रोडक्ट होते क्या हैं। डेंटल प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट यूज्ड टू इनहांस सेफ्टी ऑफ टीथ। क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी दांतों की सेफ्टी को बढ़ाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग डेंटल प्रोडक्ट। अब पढ़ते हैं डेंटिफाइसिस के बारे में। डेंटिफाइसिस क्या होते हैं? इट इज अ क्लीनिंग एजेंट। क्या होते हैं? क्लीनिंग एजेंट होते हैं, मतलब सफाई करने वाले एजेंट होते हैं। दीज आर द एजेंट यूज्ड टू क्लीन टूथ सरफेस। इट इज पेस्ट और पाउडर फॉर क्लीनिंग द टीथ। क्या होते हैं? अगर हमारी दांतों की सरफेस को साफ करना है तो हम लोग डेंटिफाइसिस यूज करते हैं। डेली हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो वो क्या आते हैं? डेंटिफाइसिस में आते हैं। जैसे कि ये पेस्ट हो गए, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। इनका नेचर कैसा होता है? जनरली इट इज एब्रेसिव इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? एब्रेसिव मतलब रगड़दार नेचर के होते हैं, जिससे इजीली हमारे दांत साफ हो जाए। किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग प्लग एंड डेब्रिस। किस किस के लिए? प्लग एंड डेब्रिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लग क्या होता है? अगर आपके दांतों के ऊपर कोई परत या लेयर बन जाती है, उसी को बोलते हैं प्लग। एंड डेब्रिस होती है आपकी सड़न टाइप, दांतों के अंदर जो सड़न हो जाती है उसी को डेब्रिस बोलते हैं। अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, कैरीज यूज करते हैं, और भी अलग अलग वर्ड होते हैं। तो इन सब में अलग अलग वर्ड मतलब वही होता है, दांतों के अंदर कहीं ना कहीं सड़न की बात कर रहे हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल कौन कौन से जो डेंटिफाइसिस में यूज करते हैं? पहला है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, सोडियम मेटाफास्फेट, प्यूमाइस एंड जिंक यूजिनोल सीमेंट। ये आपके एग्जाम्पल हो गए डेंटिफाइसिस के। अब आगे स्टार्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म जान लेते हैं। एंटी कैरीज क्या होते हैं, डेंटल कैरीज क्या होते हैं, ये सब जान लेते हैं। अब एंटी कैरीज क्या होते हैं? जो हम लोग कैरीज के अगेंस्ट वर्क करते हैं। कैरीज मतलब सड़न के अगेंस्ट जो वर्क करेगा उनको बोलते हैं एंटी कैरीज। ड्रग और एजेंट विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज आर नोन एज एंटी कैरीज एजेंट। क्या करते हैं? ऐसे मेडिसिन या ड्रग या एजेंट जिनको हम किस लिए यूज करते हैं? डेंटल कैरीज के अगेंस्ट यूज करते हैं या उनके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एंटी कैरीज एजेंट। अब आगे पढ़ते हैं डेंटल कैरीज क्या होता है या टूथ डीके क्या होता है। डेंटल कैरीज मतलब दांतों में सड़न, टूथ डीके वो भी सेम वर्ड होता है। क्या होता है? डीके मतलब सड़न होना। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ग्रेजुअली डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनामेल एंड डेंटिन। क्या होता है? अगर हमारे दांतों के ऊपर से मिनरल हट जाए, मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल है हमारे दांतों के ऊपर, डीमिनरलाइजेशन मतलब मिनरल का हट जाना। हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनामेल परत और डेंटिन। ठीक है, एनामेल परत के ऊपर से अगर मिनरल हट गए मतलब दांतों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, कैरीज होने वाली है, उसी को बोलते हैं हम लोग डेंटल कैरीज। इफ इट इज नॉट क्रिएटेड देयर विल बी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा? माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा। विच इंटर इनर लेयर दैट कोज इन्फ्लेमेशन दैट में सबसिक्वेंटली कोज डेथ ऑफ बल्ब। क्या होगा? अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये हमारे क्या इनर लेयर में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? सूजन, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाएगा, जिससे क्या होगा? डेथ ऑफ बल्ब। क्या होगा? बल्ब एक सॉफ्ट टिश्यू वाला पार्ट है। अगर हम लोग एनाटॉमी देखेंगे टीथ का तो उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू वाला पार्ट होता है जिसको पल्प बोलते हैं, उसका डेथ हो जाएगा, मतलब
पूरा काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण आपके दांत क्या हो जाएंगे, केरी डीके हो जाएंगे, मतलब दांतों के अंदर सड़न हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपका ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा अंदर वाले पार्ट में, जिससे क्या होगा, डीके होगा। अब किस किस कारण से केरीज हो सकता है डेंटल में, पहला देखते हैं लेक ऑफ ओरल एंड डेंटल हाइजीन, अगर आप हाइजीन मतलब होता है सही से साफ सफाई नहीं कर रहे हैं दांतों का। दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आप सही से साफ सफाई नहीं करोगे तो बैक्टीरिया का भी ग्रोथ होगा। कौन से बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलाई, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई का एक और काम है, क्या कॉज करता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन में भी डीमिनरलाइजेशन कॉज करता है। थर्ड क्या होता है, डाइट विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, अगर आप ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा कंसंट्रेशन में ऐसे फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहे हो जो आपके दांतों में सड़न करते हैं, तो इसके कारण भी आपको क्या केरीज हो सकती है। फोर्थ होता है हाई कंटेंट ऑफ शुगर में कॉज वीकिंग ऑफ एनामेल लेयर, क्या करते हैं, अगर आप ज्यादा मात्रा में शक्कर खा रहे हैं, बचपन में आप लोगों से बोला जाता है कि ज्यादा शुगर मत खाओ, ज्यादा शक्कर मत खाओ, नहीं तो आपके दांत सड़ जाएंगे, तो हाई कंटेंट ऑफ शुगर लेने से भी ये हो सकता है। अब पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। जैसा कि हमने डेंट्रीफाइसिस में पढ़ा था, किस किस के बारे में एग्जांपल देखे थे, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में देखे थे, कैल्शियम फास्फेट, डाइकैल्शियम फास्फेट, सोडियम मेटाफास्फेट, प्यूमाइस एंड जिंक यूजिनोल सीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। इसका मोलिकुलर वेट होता है 100.9 या 101 बोल सकते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया था कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 40 होगा। वैसे कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होगा। अगर 16 को 30 से करेंगे तो आपका डिवाइड करके आपका पूरा का पूरा जब इनको कैलकुलेट करोगे तो 101 आ जाएगा। अब इनके सिनोनिम क्या क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या प्रेसिपिटेट चार्ट, इनको दो नाम से और जाना जाता है। अगर स्टैंडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो उसके जो बॉक्स पे लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा कि इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 98% एंड नॉट मोर देन 100% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या लिखा आएगा कि 98% से कम नहीं होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड 100.5% से ज्यादा नहीं होगा। कब नहीं होगा, एट ड्राइड एट 100.5 डिग्री सेल्सियस पर। अब पढ़ते हैं अक्रेंस, ये मिलता कहाँ से, अकर्स एज मिनरल्स इन लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर से मिलता है, मार्बल्स में मिल सकता है, चाक पाउडर, जो चाक में आप जैसे ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चेक यूज करते हो उससे भी मिलता है। कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट का रोल है, वो उससे मिलकर बनी होती है। प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है तो आप लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करोगे इसको, कैल्शियम क्लोराइड लोगे, कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से करा दोगे और हीट कर दोगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और NaCl नमक आपका निकल जाएगा। इतना इजी नहीं होता है, जैसे मैं इतना इजी पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे करके दो चीज़ों को मिला दो और आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। लेब में किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, असेंबली होती है पूरी। ऐसे डायरेक्टली जाके ऐसा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड लो, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला दो, थोड़ा सा हीट दे दो और हो जाता है। थोड़ा सा टिपिकल है पर थ्योरी नॉलेज ऑफ यूज से यही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। सेकंड क्या होता है, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वार्म वाटर, इसमें सोल्यूबल है, वार्म वाटर में सोल्यूबल है, मतलब गर्म पानी में सोल्यूबल है, बट सोल्यूबल किसमें नहीं है, वाटर एंड एल्कोहल में सोल्यूबल नहीं। अगर आप बचपन में देखते हो मम्मी लोग घर पे कभी चूना लगाती है तो वो हमेशा गर्म पानी में उसको डालती है, ठंडे पानी में क्यों नहीं डालती, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसके कारण वो इजीली सोल्यूबल होता है। जबकि वाटर में ऐसा नहीं है कि ठंडे वाटर में पूरा इनसोल्यूबल हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम सोल्यूबल होगा, तो इसलिए उसको बोल दिया नॉट सोल्यूबल। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इट इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड, किसमें सोल्यूबल है, डाइल्यूट एसिड में सोल्यूबल है, जबकि सोल्यूबिलिटी डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली हाइड्रोक्साइड। इसके अपोजिट, अगर डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, तो अगर बेस लोगे, डाइल्यूट एल्कली लोगे तो इसमें क्या होगा, इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। अब इसके आगे देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है,
इट इज सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनिशियली व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। अगर आप इसको पानी के साथ डालोगे तो ये क्या देगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि वाटर में डालने के बाद इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये एनर्जी को लूज करेगा, इसके बॉन्ड को लूज कर देगा मतलब ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा इसमें हीट भी होने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका यूज कहाँ पे, डेंट्रीफाइसिस का मतलब भी आपको बता दिया था, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट में भी इसको लेते हैं, एंटी एसिड प्रॉपर्टी भी होती है। एंड फोर्थ होता है ट्रीटमेंट इन हाइपोफास्फेटेमिया, मतलब जिसके अंदर फास्फेट की कमी हो जाए उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज करते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। ये फ्लोराइड का रोल क्या है डेंटल कैरीज में। हमने फ्लोराइड तो पढ़ लिया था लास्ट टाइम कि कौन कौन से मतलब फ्लोराइड लेते हैं, ओवरव्यू में देखा था, पर रोल क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फ्लोराइड यूज करते हैं। फ्लोराइड लाइक सोडियम फ्लोराइड ले सकते हैं, स्टेनस फ्लोराइड लेते हैं, आर यूज्ड एज एंटी कैरीज एज। कौन कौन से दो टाइप के फ्लोराइड लेते हैं एंटी कैरीज में, सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। इनका खुद का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इन्हीं को लेते हैं हम एंटी कैरीज एजेंट में। अब किस किस रूट से दे सकते हैं उसको देख लेते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव वे ऑफ फ्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्रिंकिंग वाटर। पानी में इसको अधिकतर लेते हैं, अधिकतर बोलते हैं ना सब लोग कि फ्लोराइड वाला पानी पियो, जो जिसमें फ्लोराइड हो ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है उसमें, ऐसा नहीं अलग से फ्लोराइड डालना पड़ता है। कितना परसेंट होना चाहिए, 0.7 से 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन में होना चाहिए। अब रूट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला लेते हैं ओरली रूट से भी ले सकते हैं। ओरली रूट से क्या क्या मिल सकता है, सोडियम फ्लोराइड का टेबलेट भी मिलता है, सॉल्यूशन भी मिलता है, या स्टेनस सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर आप लोगों घर में या आपको कभी दांतों का कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक सॉल्यूशन देता है, उस सॉल्यूशन में हमेशा देखना या तो लिखा आएगा स्टेनस सॉल्यूशन या सोडियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन, क्योंकि ये दांतों के लिए सबसे अच्छा होता है, कैरीज से बचाता है दांतों को। टॉपिकल रूट से भी दे सकते हैं। अब अगला देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोराइड। हमने फ्लोराइड के बारे में जान लिया, कौन कौन से फ्लोराइड होते हैं, किस किस रूट से लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे काम करेगा। इट इज बैक्टीरियल इनिबिशन, क्या करेगा, जो हमारे दांतों के अंदर बैक्टीरिया है उसको इनिबिट कर देगा, ठीक है, मतलब उसके ग्रोथ को रोक देगा। सेकंड क्या होता है, फ्लोराइड मेक एनामेल मोर एसिड रेसिस्टेंट एंड मोर हार्ड। क्या करता है, आपके दांतों की जो ऊपर की व्हाइट वाली लेयर है जिसको एनामेल बोलते हैं, उसको क्या करेगा, एसिड से रेसिस्ट कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं सड़न से बचाएगा, मतलब कैरीज से बचाएगा, एंड उसको और हार्ड कर देगा जिससे इजीली उसमें डीके ना हो। अब पढ़ते हैं हम लोग, सबसे स्टार्ट करते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड का मोलिकुलर वेट देख लेते हैं, 41.99, मतलब कहीं ना कहीं 42 होता है। आपको मोलिकुलर वेट निकालना सिखा दिया था मैंने। स्टैंडर्ड सोडियम फ्लोराइड होगा तो स्टैंडर्ड सोडियम फ्लोराइड में क्या क्वालिटी होगी, नॉट लेस देन 98.5% एंड नॉट मोर देन 100.5%। अगर बोतल में लिखा आएगा तो ये आएगा कि इसका ये स्टैंडर्ड होगा। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, अगर आपको सोडियम फ्लोराइड बनाना है तो कैसे बनाओगे, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से कर दोगे तो आपका बन जाएगा सोडियम फ्लोराइड और CO2 गैस निकल जाएगा। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। ये व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, किसमें सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल रहेगा, जबकि किसमें, इथेनॉल में इनसोल्यूबल रहेगा। और ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। अब इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से टेस्ट देगा। ये अधिकतर इट गिव ऑल टेस्ट, ये सभी टेस्ट देता है, ऑल टेस्ट पॉजिटिव ऑफ सोडियम आयन फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड एंड सोडियम आयन के साथ ये सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव देता है। एक टेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं सोडियम फ्लोराइड के साथ, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सोडियम फ्लोराइड का रिएक्शन जब कैल्शियम क्लोराइड से करते हो तो आपका NaCl एंड कैल्शियम फ्लोराइड जिलेटिनियस मास में आपको मिल जाएगा। ये आपका एक टेस्ट हो गया। अब पढ़ते हैं सोडियम फ्लोराइड के यूज के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ है। इट इज एंटी कैरीज एजेंट, कैसे यूज होता है, कैरीज के सड़न से बचाता है, मतलब एंटी कैरीज यूज होगा। एंड सपोर्टिंग रिएजेंट फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन,
क्या होता है, सपोर्टिंग मटेरियल भी इसको यूज करते हैं या सपोर्टिंग रिएजेंट भी यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में। थर्ड पढ़ते हैं जिंक यूजिनोल सीमेंट के बारे में। जिंक यूजिनोल सीमेंट किस किस से मिलकर बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ जिंक ऑक्साइड पाउडर एंड यूजिनोल लिक्विड। जिंक ऑक्साइड पाउडर एंड यूजिनोल लिक्विड को जब आप मिलाओगे तो आपका जिंक यूजिनोल सीमेंट बन जाएगा। अब यूजिनोल का, जिंक तो आप लोगों ने देखा होगा, जिंक का अधिकतर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख लिए होंगे। अब यूजिनोल मतलब क्या है? अगर आपने कभी लौंग देखा हो, लौंग उसी का जो ऑयल निकलता है उसी को बोलते हैं यूजिनोल ऑयल। लौंग में मैक्सिमम क्या होता है, यूजिनोल ही प्रेजेंट होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए फिलर, केपिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। केपिंग एजेंट मतलब अगर आपको दांतों का कोई प्रॉब्लम है तो जब डॉक्टर केपिंग करने का बोलता है तो केपिंग किससे करेगा? इसी सीमेंट से करता है जिसको बोलते हैं जिंक यूजिनोल सीमेंट। इट इज स्लाइट एंटीमाइक्रोबियल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। इट इज लेस अडेयर टू एनिमल, ये एनिमल से अच्छे से अडेयर नहीं होता। इट इज यूज्ड एज ए रिलीफ पेन एंड मेक द टीथ लेस सेंसिटिव टुवर्ड पेन। क्या होता है, ये पेन में भी रिलीफ करता है। अगर आपको कभी दांतों का दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक यूजिनोल का ऑयल देता है जिसको आप लोग क्या करते हो, कॉटन के साथ रख लेते हो, कॉटन के साथ रखते हो, उसी को इसीलिए देता है ताकि आपको पेन से रिलीफ मिल जाए। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है जिंक यूजिनोल सीमेंट का? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में इसको डिवाइड किया गया है। टाइप 1 जिंक यूजिनोल सीमेंट होता है कि टेम्परेरी सीमेंटिंग होती है। टाइप 2 में परमानेंट सीमेंटिंग होती है। टाइप 3 में टेम्परेरी फिलिंग होती है। और टाइप 4 में केविटी के बारे में, मतलब केविटी के ऊपर लाइन कर देते हैं। अब यूज क्या है जिंक यूजिनोल सीमेंट का? सर्जिकल पैकेजिंग में यूज होता है, ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। तो आपका सेकंड यूनिट जो था, सेकंड यूनिट का हमने लेक्चर 1 भी डिस्कस कर लिया है, लेक्चर 2 भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लेक्चर 3 डेंटल प्रोडक्ट भी आज आपका एंड हो गया, मतलब सेकंड आपका खत्म हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर पे DM भी कर सकते हैं। आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।